साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी एकदम बहुत अच्छे, बेहद शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बढ़िया, बेहतर, जिंदाबाद। और सभी ने अभी तक बहुत अच्छी हरीश बाबू आप यार हंसी दिलवा रहे हैं। चलिए खैर, एक हमारी और हरीश बाबू की पहले बात चल रही थी जिसको लेके हम लोग हंस रहे हैं। खैर, आप सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया हैं। अच्छा एक बात बताओ हरीश बाबू, क्या इससे ये पता लग जाएगा कि अब तक इस बैच में कितनी क्लास हुई है फिजिक्स की टोटल? कैसे भी एप्लीकेशन में अभी पता लग जाएगा, एक बगैर काउंट किए कोई नंबरिंग वगैरह आती हो? एक बार बताओगे कितनी क्लास हो गई है फिजिक्स की, क्योंकि आज ये आखिरी क्लास है। एक बार चेक करके बताओ, है ना। बाकी आप सभी लोग बताओ भाई कि कितनी क्लास हो चुकी हैं। मेरे हिसाब से लगभग करीब हमने 70 से 80 के बीच में क्लासेस लगाई हैं। और इसमें कोई ऐसा टारगेट हमने नहीं रखा था कि हमें इतने ही नंबर ऑफ क्लासेस में ख़त्म करना है, बट एक आइडिया ज़रूर हमें ये था कि नंबर ऑफ क्लासेस मैंने आपको जो शुरुआत में बताई थी वो 85 के आसपास क्लास बताई थी कि लगभग 85 क्लास में आपका सिलेबस हो जाएगा। और अगर सौरभ भाई की बात हम ठीक माने, उनके हिसाब से आज 83 क्लास हो गई है। अब ये लो भैया, ऋतिक भाई ने तुरंत 73 भी कह दिया। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी आज जो है, आज आपका फिजिक्स का ये आखिरी दिन है। फिजिक्स हमारी आज खत्म हो जाएगी और बस आज हमें क्या करना है, एक टॉपिक कंप्लीट करना है उस चैप्टर का जो हमारा चला हुआ है, ऊष्मा एवं तापमान। उसके क्वेश्चंस करने हैं और मंडे से सुबह 8 बजे हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे होंगे। तो चलिए बाद में डिस्कस करेंगे सारी चीजें, पहले उस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं जो इस चैप्टर का बचा हुआ है। तो हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर में, ऊष्मा एवं तापमान चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने ऊष्मा के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा के प्रकार क्या होते हैं। उसके अलावा हमने तापमान के बारे में कर ली बातें, तापमान से बनने वाले समस्त सवालों को कर लिया, मतलब फैक्ट लिख लिए हैं, सवाल हम अभी कर लेंगे। उसके बाद हमने अवस्था परिवर्तन पे अच्छा खासा डिस्कस कर लिया। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, एवेपोरेशन क्या होता है, तमाम चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। एक बहुत अच्छा टॉपिक यहां से पूछा जाता है और वो पूछता है कि भाई जब ऊष्मा आगे बढ़ती है तो अलग अलग माध्यमों में ऊष्मा कैसे आगे बढ़ती है। यानी हीट तो देखो सॉलिड्स में भी चलती है, लिक्विड्स में भी चलती है, गैसेज में भी चल सकती है, और जहां कुछ ना हो वैक्यूम उसमें भी चल सकती है। तो वो ये कहता है कि इन तीनों माध्यमों में, यहां जहां कोई माध्यम भी ना हो वहां पर ऊष्मा कैसे चलती है, इस बारे में आपसे पूछेगा और सवाल कुछ बनेंगे। तो इस पूरे टॉपिक को हम कहते हैं ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण यानी कि प्रोपागेशन ऑफ हीट। तो देखिए, ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से होता है। कैसे कैसे होता है, एक बहुत अच्छा उदाहरण हम लेंगे, दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाला उदाहरण है और बहुत अच्छे से आपको इस उदाहरण की मदद से समझ में आ जाएगा। देखिए भाई, मान के चलिए सर्दियों का दिन है, आपने आग जलाई हुई है हाथ सेकने के लिए। तो आप अपनी चेयर डाल के यहां बैठ जाते हैं, या मान लो कई बार नीचे भी बैठ जाते हैं ये। अच्छा, तो आप अपने हाथों को कैसे सेक रहे होंगे? आप अपने हाथों को ऐसे सेक रहे होंगे कि हाथों को आग में दे देते होंगे, या भैया ले भैया ले, हो रहे हैं हाथ गर्म, बढ़िया। अबे नहीं भैया, ऐसे नहीं करते हैं, हाथों को भैया हम पीछे रखते हैं, राजा बाबू हैं। तो आप हाथों को थोड़ा पीछे रखते हैं और आपको गर्मी वहीं से मिलती रहती है। अब मुख्य मुद्दा यह आता है कि वहां गर्मी कौन दे रहा है। तो मालिक हो ऐसे रहा है कि देखिए, जो भी आसपास की हवा है वो यहां से गर्म हो रही है और ऊपर उठ रही है। आसपास की तमाम हवा गर्मी पाकर ऊपर, यहां की जो भी हवा होगी इसके आसपास की, ऊपर उठती रहेगी और यही हवा आपके हाथों को गर्मी देती रहेगी। यानी कि हवा का अगर एक कण, आप एक मॉलिक्यूल देखोगे तो वो यहां से यहां तक चला गया, ये यहां से यहां तक चला गया, ठीक है। तो हवा क्या है भाई? हवा है गैस। तो गैसों में गर्मी कैसे चलती है? क्या मैं कह सकता हूं कि गैसों में गर्मी कणों के विस्थापन से चलती है, यानी कण विस्थापित होते हैं। विस्थापित का मतलब डिस्प्लेस होते हैं, अपनी जगह से हट जाते हैं और गर्मी को ले जाते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अब एक आपका मित्र जो हाथ सेकना चाहता है, सर्दी उसे भी लग रही है, लेकिन पैसे की कुछ उधारी है और वादे आपसे 4 करने के बाद भी पैसे नहीं दिए हैं। तो वो बेचारा क्या जुगाड़ करता है, पास में तो नहीं आ सकता, तुम पकड़ के बिठा लोगे। तो वो बेचारा क्या जुगाड़ करता है कि दूर से ही एक लोहे की रॉड लेता है और इस लोहे की रॉड को आग में
लगा देता है। ये ले भैया, हम तो ऐसे हीट ले लेंगे और यहां से इसको पकड़े रखेगा। अब देखिए, अगर लोहे की रॉड को आप देखेंगे तो लोहे में मॉलिक्यूल्स होते हैं सब एक दूसरे से सटे सटे। अब जैसे ही इस वाले मॉलिक्यूल को गर्मी मिलेगी तो ये वाइब्रेट होना शुरू होगा, कंपन करना शुरू करेगा, और इसके कंपनों के चलते ये मॉलिक्यूल कंपन करेगा और ये कंपन कहां ट्रांसफर होते चले जाएंगे, आगे ट्रांसफर होते चले जाएंगे ऐसे करके, और ये वाला मॉलिक्यूल भी कंपन करेगा, मतलब गर्म होगा। तो गर्मी यहां से चलेगी और यहां तक पहुंच जाएगी। और गर्मी, ये आप सीख चुके हैं, एक अणु गर्मी पाकर कंपन करता है, इसी चीज को हम गर्मी कहते हैं। तो अणुओं के कंपन या अणुओं की गर्मी यहां तक आ जाएगी। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अणु अपनी जगह से नहीं हटा। देखिए, हिलना और हटना एक अलग बात है। मैं अभी अपनी जगह ही हिल रहा हूं, अब मैं अपनी जगह से हट गया, तो मैं कहूंगा अब मैं कंपन कर रहा हूं और अब मैं विस्थापित हुआ हूं, डिस्प्लेस हुआ हूं। तो यहां पर अणु ठोसों में ऊष्मा प्रवाह में, सॉलिड में ऊष्मा प्रवाह में अणु क्या करते हैं, मुख्यतः कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, विस्थापित नहीं होते हैं। अच्छा जी, तो ठोसों में ऊष्मा प्रवाह समझ में आ गया, गैसों में ऊष्मा प्रवाह समझ में आ गया। भैया जी, द्रव में ऊष्मा प्रवाह कैसे होता है? आप एक बर्तन में पानी भरें, पानी के नीचे आग जलाएं, पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। भैया कैसे होता है पानी गर्म? एक अणु ने गर्मी ली सबसे नीचे वाले ने, और ये ऊपर पहुंच गया, सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, सॉरी, यहां ये अणु नीचे वाला आएगा, फिर यहां गर्मी लेके यहां आ जाएगा, और अणु ये ऊपर जाते रहेंगे, ठंडे अणु नीचे आते रहेंगे, और ऐसे ही सारे के सारे अणु घूम घूम के गर्म हो जाएंगे, हीट हो जाएंगे। तो यहां भी अणु अपनी जगह से हटे हैं, विस्थापित हुए हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि हवा यानी गैसों के गर्म होने का तरीका और किसी भी द्रव के गर्म होने का तरीका सेम है, यानी कि अणुओं का विस्थापन। तो द्रव और गैस अणुओं के विस्थापन से गर्म होते हैं, यानी ये गर्म होते हैं और इनके अणु विस्थापित हो जाते हैं, जबकि ठोसों में अणु कंपन करते हैं, गर्म होने पर विस्थापित नहीं होते हैं। अब देखिए, अगर मान लो एक आदमी है, ये 14 फरवरी का दिन है, हालांकि दो तरीके से हम इसको देखते हैं भाई। एक तो हमारा खैर पुलवामा डे है, चलिए वो नहीं लेते हैं हम, क्योंकि उस दिन ये चीज बात कहने में भी अच्छी नहीं लगेगी, शोभा नहीं देगी। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है और यहां बस ऐसे खड़े हुए हैं। अब ये बस यहां पर चुपचाप से खड़े हुए हैं, इनको हीट लेने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इनको गर्मी लगेगी। इनका तो इधर मुंह भी नहीं है, बट फिर भी इन्हें गर्मी लगेगी। अच्छा, ऐसे मत समझो कि इनका सर इसमें घुसा हुआ है, ऐसे नहीं है। मान लो ये थोड़ा पीछे खड़े हुए हैं। अब देखो, यहां कोई हवा भी नहीं है, क्योंकि सारी हवा उड़ के यहां जा चुकी है। यहां पर ना कोई ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है, ना हवा है। तो यहां पर कौन है भाई? निर्वात है, वैक्यूम है। तो ऊष्मा तो बगैर किसी माध्यम के भी आगे बढ़ेगी, यानी वो वैक्यूम में भी आगे बढ़ सकती है, निर्वात में भी आगे बढ़ सकती है। तो हमने क्या समझा है? हमने ये समझा है कि ऊष्मा जो है वो तीन तरीके से आगे बढ़ती है। एक मतलब ठोसों में जो बढ़ती है कंपन से, द्रव तथा गैसों में विस्थापन से बढ़ती है, डिस्प्लेसमेंट से बढ़ती है, और निर्वात में जो बढ़ती है, वैक्यूम में जो बढ़ती है, वो बगैर किसी माध्यम के आगे बढ़ती है। अब देखिए, सुनना, ठोसों में कंपन के द्वारा ऊष्मा के आगे बढ़ने की विधि को हम नाम देते हैं चालन। इस विधि को हम कहते हैं कंडक्शन, TION, कंडक्शन, चालन। गैस और द्रवों में ऊष्मा विस्थापन के द्वारा आगे बढ़ती है, इसको हम कहते हैं संवहन, यानी कि कन्वेक्शन। और जब ऊष्मा निर्वात में बढ़ती है, बगैर किसी माध्यम के आगे बढ़ती है, इसको हम कहते हैं रेडिएशन, यानी कि विकिरण। समझ गए? तो ऊष्मा जो है वो तीन तरीके से आगे चलती है, चालन, संवहन, विकिरण। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब मैं सबको लिखवा देता हूं कलेक्टिवली, ये लिखो। तो पहली हेडिंग बनाओ आप, चालन। बस लिखने का इंतजार कर लो, हो सकता है लिखने के बाद में सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। दूसरा है आपका संवहन। हाँ हरीश बाबू बताओ, 75 क्लास हो गई है? 75 दो क्यों बता रहे हो? अच्छा 75 76, ठीक है। तो लगभग 75-76 क्लास हुई है। मैंने 85 के लिए बोला था। खैर अच्छा रहा, हमने टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। चालन, संवहन और विकिरण। अब देखिए, मैं कहता हूं कि चालन, सबसे पहला सवाल आएगा कि चालन किस में होता है?
तो ऊष्मा प्रवाह का एक तरीका है, और किसमें होता है? ठोसों में होता है, सॉलिड्स में होता है। संवहन किसमें होता है? द्रव व गैसों में ऊष्मा प्रवाह का तरीका है। लिक्विड एंड गैसेस में हीट फ्लो का तरीका है। रेडिएशन, जहां कोई माध्यम ना हो वहां पर अगर ऊष्मा बह रही है तो उस तरीके को हम निर्वात कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं। अरे यार सुनो भाई, खैर चलो, एक भाई हैं और उनका कमेंट है कि भैया मेरी शादी नहीं हो रही है। चलो हो जाएगी, अच्छे से पास करो। निर्वात इनका एक स्क्रीनशॉट दे देना मुझे स्क्रीनशॉट दे दो। वैक्यूम, ठीक है। तो अगर ऊष्मा बगैर किसी माध्यम के आगे बढ़ रही है तो उसको हम कहते हैं निर्वात यानी कि वैक्यूम, ठीक है। विकिरण यानी कि रेडिएशन। एक अगला सवाल आएगा कि बताइए चालन की क्या खासियत है? तो चालन की खासियत है कि ठोस के अणु क्या करते हैं? कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। संवहन में अणु वाइब्रेशन नहीं करते भैया, विस्थापित हो जाते हैं। विस्थापित, या मैं कहूंगा चलो इसको पूरा लिख लो, है ना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, पूरा लिख लेते हैं कि अणु कंपन करते हैं, या और अच्छे से लिखो, पूरा लिख लो कि अणुओं के कंपन द्वारा ऊष्मा आगे बढ़ती है, यानी कि हीट फ्लोज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगला संवहन में अणुओं के, अच्छा इसमें ना थोड़ा सा चेंज कर देंगे, बस यही हो जाएगा यार। कंपन की जगह यहां विस्थापन कर दो कि कैसे आगे बढ़ रही है ऊष्मा, अणुओं के कंपन के द्वारा। ये लो, थोड़ा सा डिफरेंस भी हो जाएगा। तो इसमें लिखोगे अणुओं के, यहां लिख देंगे विस्थापन, हीट फ्लोज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, अणुओं के विस्थापन द्वारा यानी कि डिस्प्लेसमेंट के द्वारा आगे बढ़ती है। निर्वात क्या होता है? ऊष्मा बगैर माध्यम के चलती है, विदाउट मीडियम चलती है ना। तो आप कहोगे ऊष्मा जो है बगैर या माध्यम की अनुपस्थिति में चलती है, या ऐसे लिख दो कि माध्यम की अनुपस्थिति में, ठीक है, यानी कि हीट फ्लोज इन दी एब्सेंस ऑफ मीडियम। अच्छा इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो बड़ा आसान सा एग्जाम्पल हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे? देखिए एग्जाम्पल है इसका, जैसे लोहे में, भाई लोहा ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, चांदी ले लो, सभी में चालन से बहती है। अच्छा इसमें जल में ले लो, किसी में भी ले लो यार, कोई भी लिक्विड ले लो, जल ले लो, हवा ले लो, किसी में भी ऊष्मा का प्रभाव होता है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इसके एग्जाम्पल तो आसान है, सॉलिड लिक्विड गैस सब जानते हैं, लेकिन ऐसा कहां देखने को मिलता है? हर दिन देखने को मिल रहा है। कहां भाई? पृथ्वी से 12 किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेयर है, वहां पर हवा है, लेकिन 12 किलोमीटर के बाद कोई हवा नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य की रोशनी आ रही है। तो सूर्य की रोशनी वैक्यूम से ही आती है, निर्वात से ही आती है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक, यानी कि हीट ऑफ सन, हीट ऑफ सन अप टू अर्थ, ठीक है। यही टॉपिक हमें पढ़ना था, ऊष्मा प्रवाह के तरीके, और इसी के साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक बार सभी थम्स अप करिए। इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे।
ठीक है जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सूरज भाई प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, सभी बच्चों का जो फेवर था उसी के हिसाब से वो डिसीजन लिया गया है। प्लीज आप प्लीज रिक्वेस्ट है थोड़ा सा एक बार कोऑपरेट करिए, अगर आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है तो, क्योंकि वो सभी के फायदे की बात है, आपके भी फायदे की बात है। अगर आपको उस चीज से कोई ऐसा नहीं है कि आपका कुछ टाइम अटक रहा है, कहीं और कुछ करना होता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या समस्या है। ठीक है जी, चलिए यहां तक समझ में मुझे आ गई है बात। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फटाफट इनके उत्तर बताइए। अरे पहला सवाल कहाँ है इसमें से, चलो पहला शायद गलती से डिलीट हो गया है, कोई बात नहीं है। बताइए ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है, इसके सवाल कर लो फटाफट। इसका रिवीजन तो हम लोग भाई, रिवीजन देखिए, रिवीजन का मतलब ही हमने गलत कर लिया है। रिवीजन, रिवीजन का मतलब भाई अगर आपने किसी चीज का विजन किया हुआ है तो उसको री करना है। अच्छा विजन क्या होता है, जो हम ये पढ़ रहे हैं, अगर मैं आपको इसी चीज को रिवाइज कराने लगूं तो आपका दिमाग जोर नहीं डालेगा उस चीज पे। आपका दिमाग जोर तब डालेगा जब आप खुद से पढ़ोगे। अगर मैं रिवाइज कराने लगूंगा तो आपका दिमाग इनएक्टिव हो जाएगा। तो रिवीजन तो खुद से करने की चीज है भाई। टीचर्स क्यों आपको रिवीजन कराएंगे, रिवीजन खुद करो भाई, नहीं तो वो वही निलबटे सन्नाटा बात रहेगी जो पढ़ते समय है। जी भैया तो बहुत सारे साथियों का सही उत्तर है। अच्छा ए भी कह रहे हैं, बी भी कह रहे हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक, अरे कैलोरी ऊष्मा का एसआई मात्रक थोड़ी है भाई। ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है वो क्या है, जूल है यार, अभी तो बताया है। इसमें बहुत ज्यादा अब हम डिस्कस नहीं करेंगे, सारी चीजें पढ़ रखी हैं ये। किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट के समान होते हैं मान, बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पीडीएफ की मदद से रिवीजन करा दो। अरे मालिक केमिस्ट्री नहीं पढ़नी क्या भाई, केमिस्ट्री बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी तो। अगर इसके रिवीजन में हम लग जाएंगे तो केमिस्ट्री का नंबर कब आएगा। और रिवीजन का मतलब मत बदलो, रिवीजन खुद से करने की चीज होती है यार। वो तो आपको मैंने कहा था हर दिन सोने से पहले करना है, हर संडे करना है। अगर आप करते आ रहे होंगे तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने कॉपी भी बंद करके रख दी होगी तब तो डेफिनेटली थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बट करो अपने आप से ही रिवीजन को। रिवीजन ऐसी चीज है ही नहीं कि उसे कोई और करा देगा। -40, बहुत बढ़िया उत्तर है आप सभी का। अगला सवाल बताइए। वो रिवीजन का मतलब ही नहीं रहेगा अगर मैं ही आके फिर से आपको पढ़ाने लग जाऊं, तो क्या मतलब है उस बात का। सवाल है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का संचार किस विधि से होता है, बाय विच मेथड इज हीट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सन टू द अर्थ। तो ये हम अभी कर चुके हैं, मेरे हिसाब से इसमें कोई बहुत ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। और ये सारे के सारे रेलवे की अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं। धातु की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, यह किस प्रक्रिया से होता है। तो धातु की छड़ डेफिनेटली वो किसकी बात कर रहा है, ठोसों की बात कर रहा है, सॉलिड्स की बात कर रहा है। सॉलिड ही तो धातुएं होती हैं। और अगर छड़ बना सकते हो, अच्छा धातु तो जैसे पारा भी होती है लेकिन उसकी छड़ थोड़ा ना बना सकते हो, उसकी रॉड थोड़ी बना सकते हो। तो इसका उत्तर आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, चालन, वेरी गुड। अगला सवाल, सारे प्रीवियस ईयर सवाल हैं। यदि किसी वस्तु का तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में कितना होगा। हमने सीखा अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है तो केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 7 और 2 9, 2 हो जाएगा 298, 298 केल्विन एकदम सही उत्तर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तापमान में वृद्धि के साथ निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। अगर किसी वस्तु का तापमान में वृद्धि हो रही है तो अवस्था नहीं बदलेगी, और अवस्था बदल रही है तो तापमान नहीं बदलेगा। ये हमने कल पढ़ा था। तो आप कहोगे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, तो कई बार सवाल थोड़ा सा घुमाकर पूछ सकता है, बट पूछेगा उसमें से ही जो आपने पहले से पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक अपवाद है, कौन सा इसका एक एक्सेप्शन है। देखिए सभी धातुएं लगभग ऊष्मा की सुचालक होती हैं, लेकिन कौन नहीं होती। देखो एल्यूमिनियम धातु की ऊष्मा की सुचालक का मतलब एक सिरे को गर्म करो दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा, एल्यूमिनियम का हो जाएगा, लोहे का हो जाएगा, तांबे का हो जाएगा, पारे का नहीं होगा। पारा ऊष्मा का कुचालक होता है। अच्छा पारा ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये केमिस्ट्री में आपने एक्सेप्शन पढ़ा होगा। ये सभी धातुएं कैसी हैं, ये सभी धातुएं हैं और ठोस हैं। अच्छा केमिस्ट्री तो आप पढ़ोगे, लेकिन ये अकेली ऐसी धातु है, या मतलब एक धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, पारा। ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पन की दर को नहीं बढ़ाता है। यानी कि अगर किसी जगह से लिक्विड भाप में बदल रहा होगा, द्रव भाप में बदल रहा होगा, तो कौन सी वो वजह है जो इसको आगे नहीं बढ़ाती है।
तापमान में वृद्धि, देखिए टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा एवेपोरेशन उतना ही ज्यादा होगा, तो ये तो बढ़ाती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, एरिया जितना ज्यादा होगा वाष्पन की दर उतनी ही ज्यादा होगी, भाई ज्यादा बड़े तालाब में से ज्यादा पानी जाएगा। आर्द्रता में वृद्धि या पवन की चाल में वृद्धि, देखिए आर्द्रता में वृद्धि से कोई मतलब नहीं है, पवन की चाल में जितनी ज्यादा स्पीड होगी वो उतना ज्यादा पानी को सुखा के ले जाएगी, उतना ज्यादा पानी को उड़ा के ले जाएगी, तो ह्यूमिडिटी से इसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा। अगला सवाल, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो इसके बारे में हम कल ही चर्चा कर चुके हैं। गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है, कल हमने पढ़ा था जैसे 80 कैलोरी पर ग्राम पढ़ रहे थे हम, अब वो कैलोरी में ना देके कई बार जूल में भी दे देगा, तो ग्राम को किलोग्राम में लेगा, तो या तो जूल पर केजी कहेगा या कैलोरी पर ग्राम कहेगा। जैसे उसने यहां पर क्या लिखा है, जूल पर किलोग्राम, तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आप सभी के लिए वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में आए हुए हैं। और सवाल देखिए, काले कपड़ों की तुलना में सफेद कपड़े गर्मियों में अधिक आरामदायक क्यों होते हैं? गर्मियों में काले कपड़े ना पहनने की सलाह दी जाती है क्योंकि काला रंग ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और व्हाइट कलर हीट को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है। तो क्या ये सस्ते होते हैं? नहीं, वे ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। तो सफेद कपड़े की बात कर रहा है, सफेद कपड़ों की खासियत बताओ। तो सफेद कपड़े ऊपर अपने पड़ने वाली ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, अपने ऊपर पड़ने वाली अधिकांश ऊष्मा को वो क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखें। खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल प्लास्टिक या लकड़ी के क्यों बनाए जाते हैं? तो वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपका हाथ ना जले, क्योंकि लकड़ी या प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो आप कहोगे भैया जी क्या होते हैं, हालांकि बहुत सारे साथी बी उत्तर इसका कर भी रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ये कैसे होते हैं, ऊष्मा के कुचालक। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो मैंने आपको बताया कि जो स्पेसिफिक हीट होती है ना, विशिष्ट ऊष्मा, ये सबसे ज्यादा होती है गैसों की, ठीक है, सबसे ज्यादा गैसों की, उसके बाद द्रव की, लिक्विड की, और सबसे कम होती है ठोसों की, यानी कि सॉलिड्स की। चालकता की बात नहीं कर रहा हूं, चालकता इसकी उल्टी होती है, मैं विशिष्ट ऊष्मा की बात कर रहा हूं। तो इसमें लोहा क्या है, ठोस, अब कहता है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक में या तो द्रव ढूंढो या गैस ढूंढो। अच्छा, ये तो ठोस है, द्रव और गैस में जल और वाटर, तो जल और पारे में भी जल की सबसे ज्यादा होती है। ठीक, यहां कोई गैस होती तो फिर गैस हो जाता। भैया सूरज मिश्रा भाई, मैं आपको बता चुका हूं, अब आप प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट करिए यार, एक ही बात को, अब अगर मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। बाकी मैंने आपको 3 बार जवाब दे दिया है आज ही की क्लास में, आप प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो भाई, रिक्वेस्ट है। देखिए सवाल कहता है कि कमरे, अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं, एक कमरा है, अब उसको ठंडा करना है, तो एसी हम लगाना नहीं चाह रहे, तो क्या करें, एक फ्रिज लाएं और उसके दरवाजों को खोल लें, तो क्या हो जाएगा, पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगर तुम इंजीनियर होते तो यही तुम बुद्धि लगाते कि भाई पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा। अरे मालिक, भैया वो जो रेफ्रिजरेटर है ना, उसके पीछे जो ठंडा करने की मशीन लगाई गई है, वो एक निश्चित आयतन को ही तो ठंडा करने के लिए बनी है। अब वो इतने बड़े कमरे को थोड़ा ना ठंडा कर देगी, तो क्या होगा भाई, जैसे इंसान की क्षमता है, मान लो मेरी वजन ले जाने की क्षमता है 20 किलो, मेरे ऊपर कोई 100 किलो रख दे तो क्या हो जाऊंगा, ओवररेटेड हो जाऊंगा, दब जाऊंगा। तो अगर कमरे को ठंडा करने के लिए उसको बोलोगे, तो उसके पीछे का जो कंप्रेसर है, जो मशीनरी है, ऐसे समझिए, वो ओवर काम करने की कोशिश करेगी, और जब एक मशीनरी अपनी क्षमता से ज्यादा काम करती है तो बताइए क्या होती है, हीट होती है। मशीनरी कैसे मर जाएगी यार, नहीं बात कर रहे हरीश बाबू, तो वो हीट हो जाती है। जैसे कोई भी मोटर वगैरह अगर ज्यादा चला दो तो वो क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, तो भैया और कमरा उल्टा गर्म हो जाएगा। तो याद रखोगे, ये लो, कमरे का ताप अपरिवर्तित रहेगा, खुला छोड़ दे भाई रेफ्रिजरेटर को, नहीं यार। तो आप कहोगे कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर से भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा, नहीं, कमरा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी मशीनरी ओवरबर्डन काम करेंगी। ठीक है मालिक जी, चलो अगला सवाल। बताइए मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या होता है, न्यूनतम संभव ताप क्या होता है इस दुनिया में? तो न्यूनतम संभव ताप को अगर केल्विन में देखोगे तो 0 केल्विन होगा, डिग्री सेंटीग्रेड में एग्जैक्ट देखोगे तो लगभग -273.15, बट लगभग में -273 डिग्री सेंटीग्रेड आप कह देते हो। तो डिग्री सेंटीग्रेड में -273, केल्विन में -273 नहीं कहोगे, केल्विन में कहना है तो 0 केल्विन कहिए।
ठीक है जी। तो ये हैं ऊष्मा और तापमान के वो 15 सवाल जो रेलवे के अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज हम अंततः ये कह सकते हैं कि हमने एक बहुत हैप्पी एंडिंग कर ली है अपनी फिजिक्स की। और देखिए, मैं इस बात को बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमने जिस गहराई में भौतिकी को पढ़ा है, रेलवे की किसी भी परीक्षा में कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। हाँ, रेलवे के अलावा मैं बहुत ज्यादा इसके लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ परीक्षाओं का लेवल अलग होता है। जैसे बहुत सारे साथी बीएसएफ आरओआरएम के लिए पूछते हैं, या बहुत सारे साथी एयरफोर्स के लिए पूछते हैं। तो मैं रेलवे की सभी परीक्षाओं की 100% जिम्मेदारी लेता हूं। और आपने भी ना बहुत मेहनत के साथ चीजों को पढ़ा है। हम एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं। अभी हम लोग मंडे को मिलेंगे और सुबह 8 बजे से आप सभी की केमिस्ट्री की क्लास चलेगी। अब बचे हुए दिनों में आपको क्या करना है, बीच के दिनों में शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन 3 दिनों में आप सभी को जितना अब तक आपने भौतिकी में पढ़ा है भाई, उसका अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और फिर मंडे को हम लोग केमिस्ट्री की एक बेहतर शुरुआत करते हैं। समय रहेगा सुबह 8 बजे, ठीक है। तो अभी तो बहुत सारी बातें हमारी बीच में होती रहेंगी। कोई क्लोजिंग स्पीच मैं अभी नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बाकी हरीश बाबू का जो मैं बताऊंगा, ये मुझे रसगुल्ला खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और रसगुल्ले की खुशी है कि इनकी जो है शादी पक्की हो गई है। बड़ी खुशी की बात है। तो ये लो भाई, इनकी खुशी में आप भी रसगुल्ला खाओ। बाकी आप सिलेक्शन लेकर आओगे तो मैं जरूर हरीश बाबू से आपको मिलवा रहा हूँ। चलिए, तो फिजिक्स खत्म होने की खुशी में भी मान सकते हैं आप, मेरी तरफ से मान लीजिए। अब ये लीजिए, और इसी रसगुल्ले को फिर मैं खा लूंगा। आप कहोगे जी ये तो झूठा हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है, आप और हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिल रहे होंगे मंडे को सुबह 8 बजे। एक बार हरीश बाबू को दिखा दीजिए। देखिए भाई, ऐसा होता है कि जैसे हम सिंपल लोग हैं, हम तो डेली आ जाते हैं, लेकिन जो बड़े लोग होते हैं वो आपको कभी कभार मिलते हैं। तो आपको मिलेंगे हरीश बाबू सिलेक्शन के समय पे। सम्मान समारोह में आप आइए, मैं जरूर हरीश बाबू से मिलवाऊंगा, आप जरूर मुझे बताइएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं हम लोग मंडे को सुबह 8 बजे। अच्छे से रिवीजन करके आइए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। हाथ नहीं जोड़ सकता, एक हाथ में रसगुल्ला है। टाटा, बाय बाय।